गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दीपेंद्र जीएस क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपने अपने तैयारी में जुटे होंगे। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान का विकास हम लोग पढ़ रहे थे, तो इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे ये आप लोग को याद होगी कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। 1858 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि 1858 में 58 में जो अधिनियम आए वो 1857 की क्रांति का बहुत बड़ी परिणाम भी थी। चूंकि 1857 में क्रांति यहाँ पे हो गई थी, सैनिक विद्रोह, तो अंग्रेजों को लगा, ब्रिटिश सरकार को लगा कि कंपनी वहाँ सरकार ठीक से नहीं चला रही है, काम धंधा बढ़िया से नहीं कर रही है, तो उस पर हल्का शिकंजा कसने के लिए 1858 का अधिनियम लाया गया। क्या हुआ, कंपनी जब यहाँ पे उस सब चीज देखी वहाँ ब्रिटिश सरकार ने, तो लगा कि काम करने के सिवाय ज्यादा यह साम्राज्य विस्तार पे ध्यान दे रहा है। तो हम लोग 1858 के अधिनियम पढ़ चुके हैं। अब उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब हम लोग का है इस फोटो पे बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और हम लोग अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट अधिनियम आए भारत में उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 हम बीच में छोड़ दिए हैं और 1-2 आज भी हो सकता है छोड़ दें। तो मेन जहाँ से क्वेश्चन बनती है, हमने जब सिलेबस बता रहा था, मैं वहाँ पे जब सिलेबस बता रहा था तो मैंने आपको उसी दिन क्लियर कर दिया था कि आपको ग्रंथ लेके बैठ के पढ़ने से सर्विस नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी। आपको सिलेबस पे काम करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उस पे काम कीजिए, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका क्या ट्रेंड है, उस कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी सब पर ध्यान रख कर हम लोग आगे बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसको आप लोग हेडिंग बनाइए। इस अधिनियम में क्या क्या कहा गया, क्या इसकी विशेषताएं थी, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पहला पॉइंट इस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे उस सब को देखते हुए भर में हम लोग भारतीय संविधान का विकास जो है उस टॉपिक को रखे हैं। ठीक है, और अब जब आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो लगभग क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। यहां से फिर क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है, सब यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पहला पॉइंट। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा, फटाफट लिखते जाओ, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने में शामिल किया गया। ठीक है, कानून की प्रक्रिया में देखिए, यहां ध्यान दीजिए, कानून
बनाने की प्रक्रिया में, कानून में शामिल किया, कानून बनाने की प्रक्रिया में, क्या किया गया, शामिल किया गया। तो कानून कौन बनाता था? कानून बनाना किसका काम है था? पहले भी विधायिका का काम था, कानून वो बनाते थे। तो इसको मतलब यह हुआ कि पहली बार विधायिका में भारतीयों को कब शामिल किया गया? प्रतिनिधि के रूप में, यानी सदस्य के रूप में 1861 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, लेकिन अब बात यहां पे ये समझने लायक है कि कौन कौन से राजा थे जो इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुए। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहां पे बनारस के राजा, बनारस के राजा लिखते जाओ, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, महाराजा और सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। ये तीन व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया जो बनती थी, कानून बनते थे जहां पे विधायिका आप कह सकते हैं, वहां किनको शामिल किया गया? बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को, सर दिनकर राव को। ये तीन आदमी को क्या प्रतिनिधियों के रूप में शामिल किया गया भारत की तरफ से। इन लोग का चुनाव उस समय नहीं होता था, मनोनयन किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। क्या किया जाता था? मनोनीत। तो ब्रैकेट में लिख लो फट से, मनोनीत किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या था? देखो, आपको पहले ही बता चुके थे हम कि 1833 ईस्वी में मुंबई एवं मद्रास को जो प्रेसिडेंसी थे उसको विधायिका शक्ति छीन लिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो उसको 1861 के अधिनियम द्वारा मद्रास एवं, यहां लिखेंगे मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को विधायिका शक्ति जो उसका होती थी लौटा दिया गया। विधायी शक्ति लौटा दिया गया, लौटा दिया गया, दिया गया। ठीक है, इसको मतलब क्या हुआ कि जो 1833 ईस्वी में समाप्त हुआ था उसको फिर से वापस कर दिया, पुनः उसको लौटा दिया। किसको किसको? मद्रास एवं बंबई को। ठीक है, तो यहां पे एक और शब्द की उत्पत्ति हुई कि यहां पे विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन यहां पे हुई। ये दो पॉइंट पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर इसमें देखते हैं क्या क्या थी। ओके, चलिए इसको हटाते हैं। अब आगे क्या हुआ, इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे 1859 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में 59 में पोर्टफोलियो प्रणाली जो थी, सिस्टम थी, उसको अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया विभाग के रूप में। तो लिखेंगे यहां, इस अधिनियम के द्वारा, शॉर्ट में लिखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को अलग कर दिया गया।
अलग कर दिया गया। किस रूप में? विभाग के रूप में। किस रूप में? विभाग के रूप में, अलग अलग विभाग में, अलग अलग विभाग के रूप में। जैसे आज देश में प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के नीचे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के नीचे वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री के नीचे विदेश मंत्री है, रेल मंत्री हैं। ठीक उसी प्रकार इस प्रणाली के द्वारा, पोर्टफोलियो प्रणाली के द्वारा क्या किया गया? विभाग को अलग कर दिया गया कि जो अब एक आदमी पार्टिकुलर काम के देखेंगे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और थी कि आपातकालीन आपातकाल लिखिएगा, आपातकाल 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 लगाने की शक्ति, आपातकाल लगाने की शक्ति वायसराय के पास थी। वायसराय के पास थी, पास था या थी? ठीक है, पास थी। यानी जो काउंसिल था, यानी परिषद था, उसके बिना सहमति के वायसराय आपातकाल लगा सकते हैं। जैसे आज भी देश में, भारत में या किसी भी कंट्री में आपातकाल लगती है। तो इसको आपातकाल तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग आपातकाल में वहां पहुंचेंगे, राष्ट्रपति में या फिर और अलग से ही पढ़ाएंगे। तो आपातकाल शब्द यहीं से निकला। ठीक है, आपातकाल शब्द यहीं से निकला, जो अभी तक भारत में चलती आ रही है। वायसराय बिना सहमति के, किसको बिना सहमति से? काउंसिल, जो परिषद हुआ करता था, विधान परिषद, उसको बिना सहमति से आपातकाल लगा सकता था। ये 2 पॉइंट नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब लिखेंगे, यहां पे क्या करेंगे? 1861 जो है, इसको 1892 कर लेंगे। ठीक है, इसको हेडिंग डालिए। इसमें क्या विशेषता थी? इस अधिनियम में क्या विशेषता थी? तो हम लोग मेन पॉइंट को डील करेंगे और लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने लगा, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, पहला पॉइंट। ठीक है, लेकिन कुछ सदस्यों को, इसी में लिखेंगे, अगला पॉइंट देखें, लेकिन कुछ सदस्यों को मनोनयन यानी मनोनयन करने की शक्ति किसके पास थी?
वायसराय के पास थी, शक्ति वायसराय के पास। अब प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया, दूसरा कुछ सदस्यों को मनोनयन करने की शक्ति किसके पास? वायसराय के पास। ठीक है, क्या है लग रहा है? अरे आराम से लिखो ना, हट जाते हैं, लिखो आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको। अब तो लिख लिया होगा भाई। इस अधिनियम के द्वारा लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार बजट पर बहस करने एवं प्रस्ताव मांगने का प्रावधान 1892 के अधिनियम द्वारा पहली बार बजट, जो आजकल हम लोग बजट देख रहे हैं, जो संसद में पेश किया जाता है लोकसभा में, तो उस समय भी बजट पेश किया जाता था। कहाँ? विधान परिषद में। उस समय क्या था? विधान परिषद था। आगे चल के बताएंगे कैसे वो पार्लियामेंट बनता है भारत में। ठीक है, तो बहस करने की पहली बार कहां से आया? 1892 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। और उतना ही नहीं, डिबेट नहीं होगा उस बजट पे, डिबेट ही नहीं होगा, बल्कि प्रस्ताव मांगने का भी प्रावधान। क्या? प्रस्ताव दीजिए। ठीक है, प्रस्ताव दीजिए हमको कैसा बजट होगा। लेकिन आज देखो भारत में तो बजट पर बोलोगे कि भैया बजट में कुछ रखा नहीं है, बोलेगा अरे भैया ये तो लगता है कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई बोल देगा कह रहा भैया ये तो सपा का सपोर्टर है, कोई बोल देगा कि तृणमूल का सपोर्टर है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी कोई बोल देगा तो बोलेगा कि ये बीजेपी के सपोर्टर है। मतलब बजट पर बहस करने की चाहता ही नहीं लोग यहाँ पे भारत में। और न बजट पढ़ता है। तुम बजट नहीं पढ़ पाओगे तो पॉलिटिक्स कैसे समझोगे? तुम बजट नहीं पढ़ पाओगे, इकोनॉमिक्स कैसे समझ पाओगे? बजट तो हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, या स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, बजट हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तुम कैसे तैयारी करोगे फिर? या किसी भी चीज का तुम कैसे समझोगे कि कितना % जीडीपी का कौन सा क्षेत्र में खर्च हो रहा है? तुम कैसे समझोगे? तो इस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने का प्रस्ताव और मांगने का भी प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव मांगने का प्रावधान भी रखा गया। ठीक है, नोट कीजिए फट से। चलिए इसको हटा दें, हटा देते हैं। इस अधिनियम के द्वारा फटाफट लिखते जाओ। इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी परिषद जो हुआ करती थी, समझाते हैं इसको। कार्यकारिणी परिषद से कौन? परिषद के सदस्य को सवाल यानी प्रश्न करने का
प्रावधान। जब हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखे थे। वो दोनों में से एक क्या बना था? कार्यकारिणी परिषद। ठीक है, यानी संचालक मंडल कहा गया फिर बाद में। तो उसी का जो सदस्य हुआ करते थे, कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे, उनसे कौन सवाल पूछता था? जो विधान परिषद हुआ करता था, वो अब प्रश्न पूछने का प्रावधान आ गया कि अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं पहली बार। ठीक है, चलो नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फट से करो। चलिए इसको हटाते हैं। अब यहां पे 1909 कर लीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1909, ये दो फोटो दिखाई दे रहा है। देखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म इस अधिनियम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति थे, मार्ले जो थे, भारत के उस समय सचिव थे। क्या थे? भारत के सचिव थे। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कौन होते थे। जब भी पढ़ो, आज पढ़ लिया, क्लास कर लिया, तो उसको देखो, एक दो बार देखो। ये चूंकि अधिनियम जो है ना, ये पूरा घोंचपोच है। जब तक एक दूसरे से रिलेट करके नहीं पढ़ोगे, जोड़ के नहीं पढ़ोगे, तो दिमाग से निकल जाएगा, गायब हो जाएगा। मैंने पता चला कि सब जीरो हो गया, लड्डू। ठीक है, ये कौन थे? मार्ले जो थे, भारत के सचिव थे। अब मिंटो क्या थे? उस समय का वायसराय थे। ये पहले शब्द को लिखो, उसके बाद आगे डील करते हैं हम लोग इसमें क्या था। डिबेट करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। दो व्यक्ति के नाम पे भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, यानी सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय मार्ले कौन थे? भारत के सचिव थे। मिंटो क्या थे? वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब हम इस पर डिबेट करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं इसको। इसमें पहला पॉइंट क्या था कि भारत में पहली बार सांप्रदायिकता आधार पे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान। अब इसको यहां समझना इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें था से पहली बार सांप्रदायिकता आधार पे मुसलमानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। एक पार्टिकुलर क्षेत्र कर दिया गया जहां से सिर्फ मुसलमान प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकते थे, और उसको वोट करने के लिए, उसको मतदान करने के लिए सिर्फ वोट कौन कर सकते थे? मुसलमान ही कर सकते थे। तो यहां से क्या हुआ? सांप्रदायिकता की जन्म हुई। किनके कार्यकाल में? दो व्यक्ति की देखिए, ये व्यक्ति की देखिए, क्या नाम है इनका? क्या नाम है? मार्ले एक ठो का नाम है और मिंटो नाम है। बोला जाता है कि सांप्रदायिकता के जनक कौन थे भारत में? मार्ले मिंटो, ये दोनों व्यक्ति। जो इसका परिणाम क्या निकला 1947 में, आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इस अधिनियम के द्वारा, आगे लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा मंत्री जो परिषद उस समय को हुआ करती थी, में भारतीयों को स्थान दिया गया, स्थान दिया गया। ठीक है, दिया गया। इसको समझना हम लोग का इंपॉर्टेंट है। कैसे? ठीक है, जो उस समय का मंत्रिपरिषद का यहां लिखने का मतलब क्या है कि जो वायसराय, एक और सरल रूप में इसको समझ सकते हैं हम लोग कि उस समय जो वायसराय थे, जो यहाँ के मंत्री थे, जो उनके वायसराय के मंत्री में जो शामिल होते थे, अब वहां पे भारतीयों को नियुक्ति करने लगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब नियुक्ति करने लगा, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े 1861 में कि भारतीयों को मनोनीत किया जाता था। कहां का राजा का? 3 ठोके थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। वो मनोनीत किया गया, लेकिन नियुक्ति नहीं किया गया था, उसमें डायरेक्ट उनका जगह नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन जब ये मंत्री में आज जब शामिल होंगे, वायसराय के मंत्री में भारत के लोग जब शामिल होंगे, नियुक्ति जब हो गए, तो स्वाभाविक सी बात समझना चाहिए हम लोग का कि अब भारतीयों के लिए कानून बनाएंगे, भारतीयों के लिए सोचेंगे, अपने लिए सोचेंगे, भारत के लोगों के लिए सोचेंगे। तो क्या हुआ कि यहां पहली बार जगह मिला। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। पहली बार इस अधिनियम के द्वारा पहली बार पूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान किया गया। आज तो प्रावधान किया गया, आज पूरक प्रश्न पूछने में दिक्कत हो रही है। लोग कहीं भी हैं, किसी भी स्टेट का नाम नहीं ले सकते या सेंट्रल का नाम नहीं ले सकते, फिर बोल देगा, कोई आरोप लगा देगा कि लगता है कि फलना का आदमी है। तो हम लोग को उस सबसे मतलब नहीं है, हम लोग को इसको समझना है, लेकिन इसको समझने के साथ साथ जोड़ना भी है। कैसे? एक दूसरे से लिंक है। अधिनियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत घोचपोच है। पूछने का अधिकार, अधिनियम जो है पूरा घोचपोच है। इसको एक एक करके पढ़िए, एक एक करके पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा तो एको ठोप याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या था? केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया, कितना से कितना? कितना से कितना? 16 से 60। कितना हो गया? 16 से 60। ठीक है, जब सदस्य की संख्या लगा, यहां पे अंग्रेजों का क्या, भारतीयों का इसमें
अधिकार मिलना चाहिए, सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो सदस्य बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि पहले ही जब हम लोग देख लिए कि भारतीयों को कानून बनाने के लिए नियुक्ति करने का प्रावधान हो गया, अब सदस्य बढ़ गया, तो अब धीरे धीरे जो क्या है हम लोग का सत्ता हाथ में अभी आ रही है। अभी सत्ता हाथ में धीरे धीरे कानून की प्रक्रिया द्वारा, विधायिका की प्रक्रिया द्वारा विधान परिषद में एंट्री करके प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अब देखो 1909 जब हम लोग पढ़ लिए, इसको बाद आता है 1919 भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, इसको हटा लेते हैं और इस फोटो को आप लोग देखिए, इस फोटो को आप लोग देखिए पहले। चलिए, तो हम लोग हेडिंग क्या होगा, हेडिंग क्या होगा हम लोग का, भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बात प्रमुख थी, इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। क्या, चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। उस समय के क्या थे, भारत के सचिव थे, भारत का सचिव, जो अभी चर्चा हम लोग किए, सचिव थे। ये क्या थे, वायसराय थे, चेम्सफोर्ड वायसराय। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में द्विसदनात्मक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसको मतलब क्या हुआ, अब इसका दो भागों में बांट दिया गया। द्विसदनात्मक मतलब कि दो भागों में बांट दिया गया। पहला राज्य परिषद, इसको हटाते हैं, पहला राज्य परिषद, इसको ऐसा करके लिखेंगे, दो भाग में बढ़ गया। द्विसदनात्मक की दो, जो ये बाद में चल के क्या बनेगा, लोकसभा बनेगा और राज्यसभा बनेगा। तो यहां पे पहला में लिखेंगे हम लोग राज्य परिषद, क्या, राज्य परिषद। इसको क्या बोला जाता था, अपर हाउस, अपर हाउस। ठीक है, और दूसरा, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना होती थी, 60 होती थी, जिसमें से 34 का निर्वाचन होता था, 34 का निर्वाचन, और 60 में से अगर 34 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 26 को मनोनीत किया जाता था। अभी भी भारत में मनोनीत का प्रावधान है राज्य परिषद में। ठीक है, इसको नोट करो फटाक से, फटफट 10 सेकंड में नोट करो। चलो, इसका जो कार्यकाल होता था 5 वर्ष का होता था, यहां लिख लेंगे
इसका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। ठीक है। दूसरा जो था केंद्रीय विधान, केंद्रीय परिषद, शॉर्ट में यहां लिख देते हैं, जगह के अभाव है। केंद्रीय परिषद, इसको क्या बोला जाता था? अपर हाउस इसको हो गया, ये लोअर हाउस, लोअर हाउस। इसमें सदस्यों की संख्या कितना? कुल सदस्यों की संख्या कितना? 145। कुल सदस्यों की संख्या कितना? 145, जिसमें से 104 निर्वाचन, 104 कितना? निर्वाचन, अब बाकी कितना बच गया? उसको मनोनयन किया जाता था। ठीक है। जब टोटल 145, 104 का निर्वाचन और बाकी का क्या? 145 में से अगर 104 माइनस कर लेंगे हम लोग तो कितना? 41 का क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज भूल गए यहाँ पे बताने के लिए, इसको जो कार्यकाल था 3 वर्ष का होता था, 3 वर्ष का। इसका 5 वर्ष, राज्य परिषद का, केंद्रीय परिषद कितना? 3 वर्ष। इसमें जो था मेन जो आपका, अब यहां पे कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, ये चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे जो क्या बोले, इमान टेंगू क्या थे? भारत के सचिव थे। तो भारत के जो सचिव थे, तो अब क्या हुआ कि अब यहां भारत के ही निधि से पैसा दिया जाता था, भारत के राजस्व से ही पैसा दिया जाता था। अब इसको भारतीयों ने क्या कहा कि नहीं नहीं, अब हम बहुत पैसा यहां से दे लिए, भारत के राजस्व बहुत दे दिए, बोड़ा भर के पैसा ले गया सब अंग्रेजों यहां से, अब आप लोग अंग्रेज के राजस्व दीजिए। तो इसमें लिख लेंगे कि पहली बार भारत सचिव को ब्रिटिश राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। ठीक है। इससे पहले क्या था? भारत के राजस्व से पैसा इनको दिया जाता था। और इसमें सबसे बड़ी क्या थी? 1919 भारत परिषद अधिनियम में, कि जो आज हम लोग यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो लिख लेंगे, इसी अधिनियम के द्वारा भारत में संघ लोक सेवा आयोग की
स्थापना की गई या प्रावधान किया गया। ठीक है, डाउनलोड कीजिए इसको, उसके बाद लिखवाते हैं आगे। एक पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है। अब यहां जो था मेन पॉइंट एक और है कि प्रांतों में दैत्य शासन का प्रावधान किया गया। कहां पे? प्रांतों में। प्रांत में दैत्य शासन, शासन का प्रावधान, इसको दो भागों में बांट दिया गया। इसको चलाने के लिए दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? एक आरक्षित, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। ये जो होता था गवर्नर के अधीन होता था, गवर्नर के अधीन। ये जो होता था, जो प्रांत में मंत्री नियुक्त किए जाते थे उनको अधीन। प्रांत में मंत्रियों के अधीन। ठीक है, इसमें कौन कौन से आरक्षित में क्या क्या देखा जाता था? तो इसमें भूमि राजस्व, भूमि राजस्व। ठीक है, नोट कीजिए उसको। भूमि राजस्व, वित्त। ठीक है, आरक्षित में गवर्नर के अधीन हुआ करता था। आरक्षित जो प्रांत में द्वैत शासन लागू हुआ तो इसको दो भागों में बांटा। कौन कौन भाग में? आरक्षित, हस्तांतरित। आरक्षित में कौन कौन आते थे? भूमि राजस्व, वित्त, कृषि, ईटीसी। ठीक है, और हस्तांतरित में कौन कौन आते थे ये हम लोग देखेंगे। यहां कौन कौन आता था? शिक्षा, पुस्तकालय। ठीक है, स्वास्थ्य, ईटीसी। ठीक है, तो आज हम लोग 19 भारत परिषद अधिनियम 1919 तक देख लिए हैं। लेकिन यहां पे यह भी जिक्र करना जरूरी है, जब 1919 भारत शासन अधिनियम पढ़ रहे हैं तो बैक टू महात्मा गांधी इन इंडिया। भारत में महात्मा गांधी का आगमन कब होता है? 1915 ईस्वी में। तो 1919 ईस्वी तक भारत बागडोर महात्मा गांधी के हाथों में कुछ दे चुका रहता है। क्यों? क्योंकि 1917 में चंपारण आंदोलन स्टार्ट हो गई यहां। क्यों? क्योंकि नील की खेती करने के लिए वहां पे जो किसान थे उसको जबरदस्ती किया जाता था। किसको द्वारा? अंग्रेजों को द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग यहां पे विदाई लेते हैं और आप लोग धूपेंद्र स्पेस जीएस स्पेस क्लासेज यूट्यूब में जाइएगा, सर्च कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और पॉलिटी का हम लोग का जो सीरीज चल रहा है अल्टरनेट चल रहा है, एक दिन अल्टरनेट चल रहा है, गैप करके चल रहा है। तो हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पूरा पॉलिटी हम लोग खत्म करना है। और जिस प्रकार भारतीय संविधान का विकास हम लोग खत्म कर लेंगे तो इसको कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे रहने देते हैं, विदाई लेते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।